कानपुर शहर में अनीता अपने परिवार के साथ रहती थी। अनीता के दो जवान बेटे थे, अमित और सुमित। अनीता को पैसों से बहुत प्यार था। अनीता ने अपने दोनों बेटों की शादी के लिए ढेरों लड़कियां देख ली, लेकिन पैसों के लालच में उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। दहेज की कमी के कारण शादी कहीं तय नहीं हो रही थी। अरे मेरे दोनों बेटे तो हीरा हैं, हीरा। मैं उनकी शादी ऐसे घर में करूंगी जहां मुझे लाखों का दहेज मिलेगा। अनीता चाहती थी कि उसके दोनों बेटों की शादी खूब पैसे वाले घर में हो। घर का सामान, कैश, गाड़ी, जेवरात, उसे सब कुछ चाहिए था। लड़कियां छांटने के चक्कर में उसके दोनों बेटों की उम्र भी निकलती जा रही थी। अरे बहन, अपने बेटों की शादी कब करोगी? कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी को तुम्हारी बहू बनाकर घर ले आए और तुम हाथ मलती रह जाओ। अगर ऐसा हुआ तो मैं उन्हें घर से निकाल दूंगी। हाँ। अमित और सुमित अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और बहुत सम्मान करते थे। वो अपनी माँ से तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एक दिन छोटा भाई सुमित बड़े भाई अमित से कहता है, भैया, माँ की खोज तो ना जाने कब खत्म होगी। मैं और अंजलि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। छोटे, तुझे पता है ना कि अंजलि के माता पिता गरीब हैं और वो माँ को उनकी मर्जी के अनुसार दहेज नहीं दे पाएंगे और माँ दहेज के बिना हमारी शादी नहीं होने देगी। अब तो सोचना भी बेकार है। माँ के भरोसे रहे तो हम दोनों कुंवारे ही मर जाएंगे। भाई, मैं तो माँ की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, तू अपना देख ले। सुमित से रहा न गया और उसने अंजलि के साथ मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद सुमित अपनी पत्नी को लेकर घर आया। तेरी इतनी हिम्मत, इस भिखारन से शादी कराया? निकल जा मेरे घर से। सुमित और अंजलि वहां से चले जाते हैं और किराए पर एक घर लेकर अपनी छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं। अमित की शादी जल्दी कर दो, वरना ये भी बहू ले आएगा और तुम्हारा दहेज का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक कहते हो, लेकिन दहेज के बिना तो शादी नहीं होगी। 20 लाख से 1 रुपया भी कम ना लूंगी। काफी खोजबीन के बाद अमित की शादी पक्की हो जाती है। हमारा बेटा लाखों में एक है, इसलिए हमें लाखों में से एक भी कम नहीं चाहिए। हाँ। बहन जी, इतनी बड़ी रकम मैं कहां से जुटा पाऊंगा? थोड़ा तो रहम कीजिए। मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है मेरा बेटा। 20 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं होगा, नहीं तो आप कहीं और देख लीजिए। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ, आप मुंह मीठा कीजिए। अमित की शादी में अनीता ने खूब दहेज लिया। लड़की के पिता ने अपनी पाई पाई जोड़कर, अपना घर गिरवी रखकर कैश, गाड़ी, जेवरात, कपड़े सब कुछ अनीता के सामने हाजिर कर दिए। शादी के बाद अमित की पत्नी सुमन ससुराल आई। अरे, सास के लिए साड़ियां तो आई ही नहीं। हे भगवान, कैसे घर में शादी कर दी अपने बेटे की। अनीता यहीं नहीं रुकी। हाय राम, गहने भी कम है। जा बाप से गले का हार मांग के ला, तब इस घर में रहने दूंगी। बाप से बोल 5 लाख रुपए और चाहिए, मुझे अपने लिए कंगन बनवाने हैं। अनीता की नई बहू सुमन सास की जली कटी सुनती और खून के घूंट पीकर रह जाती। अनीता के पैसों और गहनों की डिमांड सुन के तो उसके होश ही उड़ गए। इतना दहेज लेने के बाद भी इस लालची बुढ़िया का दिल नहीं भरा। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद, बहू, कल सुबह तुम्हें रसोई घर में पहली बार खाना बनाना है। घर में मेहमान भी आएंगे, सारी तैयारी कर लेना। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता माँ जी। हैं? क्या कहा? खाना बनाना नहीं आता? कुछ सिखाया नहीं तेरे माँ बाप ने? सिखाने की क्या जरूरत थी माँ जी? दहेज में मिले 20 लाख रुपए में से 2,000 हर महीने के निकाल लीजिए और एक काम वाली रख लीजिए, खाना वही बना दिया करेगी। क्या मुझसे जबान लड़ाती है? हाय राम, इस घर में अब काम वाली खाना बनाएगी, 2,000 रुपए देने पड़ेंगे। अनीता बहू को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, तभी बहू उसका हाथ पकड़ लेती है। घर में कोहराम मच जाता है। सुमन, ये क्या कर रही हो? माँ जी मुझे थप्पड़ मारना चाहती थी, मैंने रोक लिया। इतना दहेज लेकर आई हूं, मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगी। खरीद लिया है तूने हमें? आपको नहीं, आपके बेटे को खरीद लिया है। उसके पूरे 20 लाख रुपए दिए हैं मेरे पापा ने। सुमन की बात सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया।
अब घर में आए दिन झगड़े होने लगे। सुमन अनीता की कोई बात नहीं सुनती थी और बात बात पर अपने लाए हुए दहेज का ताना देती थी। मेरे पापा ने दिया है सब कुछ, ये कपड़े, ये गहने और ये रुपए, ये सब मेरा है। अनीता दहेज लेकर बहुत पछता रही थी। बेटा, गाड़ी निकाल, मुझे बाजार जाना है। सॉरी मम्मी जी, ये गाड़ी मेरे पापा ने दहेज में दी है, इस पर तो सिर्फ मैं बैठूंगी। आज मैं और अमित इस गाड़ी में बैठकर फिल्म देखने जाएंगे। और सुमन अमित के साथ गाड़ी में बैठकर खुद गाड़ी चलाकर घूमने चली जाती है। अपनी बहू की हरकतों से अनीता परेशान हो गई थी। मैं दहेज के ताने सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। मिल गया ना शेर को सवा शेर। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि तुम्हें ही तो ज्यादा दहेज लाने वाली बहू चाहिए थी। अब भुगतो, लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। एक दिन सास बहू के झगड़े ने विकराल रूप ले लिया। दहेज मांगते वक्त आपने ये नहीं सोचा कि मेरे पापा कहां से लाएंगे इतना पैसा? बहू के मुंह से दहेज के ताने सुनकर उस दिन अनीता घर छोड़कर चली जाती है। ये सब मेरे लालच का नतीजा है। ना मैं दहेज लेती और ना ये दिन देखना पड़ता। शाम को जब अमित ऑफिस से घर आता है। पापा, माँ नहीं दिख रही है। वो घर छोड़कर चली गई। क्या? पर कहाँ गई? पता नहीं, कहीं भी गई हो, घर में शांति तो है ना। अमित माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन अनीता उसे कहीं नहीं मिली। अमित थाने में जाकर अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता है। उधर अनीता घर से दूर एक मंदिर में जाकर बैठ गई थी। उसे एहसास हो गया था कि दहेज के लालच में उसने अपने बेटे और बहू को खो दिया है। उसी मंदिर में उसकी छोटी बहू अंजलि पूजा करने आती है और उसकी नजर अनीता पर पड़ती है। अरे माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बहू ने घर से निकाल दिया है। क्या? आप मेरे साथ घर चलिए। नहीं बहू, मैं तेरे घर किस मुंह से जाऊं? तुझे तो मैंने घर से निकाला था। माँ जी, भूल जाइए वो सब, आप मेरे साथ चलिए। अंजलि अनीता को घर ले आती है। अरे माँ, तुम? सुमित, माँ जी अब हमारे साथ ही रहेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, माँ का ही घर है। अनीता अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहने लगती है। अंजलि अपनी सास अनीता की खूब सेवा करती थी। वो अनीता की पसंद का खाना बनाती, उसके हाथ पांव दबाती और उसकी हर बात मानती। मुझे माफ कर दे बहू, दहेज के लालच में मैंने तुझे ठुकरा दिया था। तू तो हीरा है हीरा। पैसों के लालच में मैं अंधी हो गई थी, जिसके कारण आज मैं अपना घर होते हुए भी बेघर हो गई हूँ। आप बेघर नहीं है माँ जी, ये घर आपका ही है। नहीं बहू नहीं, मैंने हमेशा पैसों को तवज्जो दी, कभी इंसान को महत्व नहीं दिया। तभी अंजलि के दरवाजे पर दस्तक होती है। अंजलि ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके सामने उसके जेठ अमित और उसकी जेठानी सुमन खड़े थे। अरे भैया भाभी, आइए ना, अंदर आइए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल ये मेरी एक चाल थी आपको अंजलि और सुमित से मिलवाने की, और आपको ये बताने की कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान की इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ बहू, गलती तो मेरी ही है। मैंने हमेशा पैसे को इंसान से बड़ा समझा। बहू, तूने मेरी आंखें खोल दी। माँ जी, आज अपना घर होते हुए भी अमित और अंजलि किराए के घर में रह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अंजलि शादी में दहेज न ला सकी। आज से मेरे दोनों बेटे और दोनों बहुएं मेरे घर में रहेंगी एक साथ। और अनीता अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं को लेकर अपने घर चली जाती है। भोलापुर शहर में रहने वाली रिंकी 12 साल की एक छोटी सी लड़की थी। उसे जन्म देते समय उसकी मां चल बसी थी। बेटी के पालन पोषण के लिए रिंकी के पापा मनोज ने पूनम से दूसरी शादी कर ली थी। रिंकी की सौतेली मां पूनम को भी एक बेटा था, लेकिन पूनम रिंकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रिंकी के पापा मनोज के सामने तो वो रिंकी को बहुत प्यार करती, लेकिन जब मनोज घर पर नहीं होते तो, रिंकी चल जल्दी से बर्तन मांज और उसके बाद कपड़े भी धोने हैं। लेकिन माँ, कल स्कूल में मेरा टेस्ट है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, नहीं तो टीचर मुझे धूप में खड़ा कर देगी। हाँ हाँ, पढ़ लिख के तो तुझे बहुत बड़ा कलेक्टर बनना है ना, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। चल जल्दी से घर का काम निपटा। हाय, मेरे सिर की ये बला ना जाने कब टलेगी। और हाँ,
पापा से कुछ कहा ना तो तुझे घर से निकाल दूंगी। हाँ जी माँ। अपनी सौतेली माँ की जली कटी बातें सुनकर रिंकी छिप छिप कर रोया करती, अपनी माँ को याद करती। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ। दीदी, दीदी, मत रो दीदी। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मम्मी तुम्हें भी बहुत प्यार करेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा मोनू। छोटा भाई मोनू रिंकी को चुप कराता और रिंकी चुपचाप घर का काम करने लगती। डर के मारे वो पापा से अपनी सौतेली माँ पूनम की शिकायत भी नहीं करती। शाम को रिंकी के पापा घर आते हैं। आ गए आप? बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। सुनो, मुझे ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना है। कल सुबह सुबह निकल जाऊंगा। तुम मेरा सामान पैक कर दो। पापा, आप कहीं मत जाओ। अरे मेरी बच्ची, मैं हूं ना तेरे साथ। तू क्यों परेशान हो रही है? जा, खाना खा के सो जा। अगले दिन सुबह मनोज शहर से बाहर चला जाता है। रिंकी की माँ तो जैसे इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सारा दिन खाती रहती है चुड़ैल, मुझे खा ले। पूनम रिंकी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। जाके घर की सफाई कर, सारा घर गंदा पड़ा है। रिंकी रोने लगती है। तभी उसका छोटा भाई मोनू उसके पास आता है। कुछ नहीं होगा दीदी, तुम इसे खा लो। माँ अभी सो रही है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं मोनू, अगर माँ ने देख लिया तो मुझे फिर मारेगी। और मोनू अपने नन्हे हाथों से रिंकी को खाना खिलाता है। रिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन मनोज का दोस्त विनोद लाला मनोज के घर आता है। वो घर की घंटी बजाता है। जी, आप कौन? मैं मनोज का दोस्त विनोद लाला हूँ। वो तो शहर से बाहर गए हैं, बताइए क्या काम है? कुछ दिन पहले उसने मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे, वही लेने आया हूँ। तभी विनोद की नजर ड्राइंग रूम में झाड़ू लगा रही रिंकी पर पड़ती है। वो उसे बुरी नजर से देखता है। लगता है अब उधार चुकता हो ही जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। दूसरे दिन विनोद फिर से मुकेश के घर जाता है। जी, वो तो अभी नहीं आए हैं। कब तक आएगा वो? मुझे जरा पैसों की जल्दी जरूरत थी। विनोद फिर से रिंकी को घूरने लगता है। पूनम विनोद के इरादे भांप गई थी। लगता है आप किसी और काम से आए हैं। ये लड़की कौन है? ये काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। आ, अगर ऐसी बात है तो इसे मैं ले जा रहा हूँ। अरे अरे, ऐसे कैसे ले जाएंगे? ये तो लाखों का माल है, इसके लिए तो कुछ देकर भी जाना पड़ेगा। और पूनम विनोद लाला से रिंकी का सौदा कर देती है। माँ, माँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज माँ, प्लीज माँ। चल हट चुड़ैल, मेरे सिर पर बोझ बनकर कब तक बैठी रहेगी? रिंकी के बहुत रोने गिड़गिड़ाने का पूनम पर कोई असर नहीं हो रहा था। रिंकी का छोटा भाई मोनू ये सब देख रहा था। अरे तू यहां खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, अंदर जा। विनोद लाला रिंकी को अपने साथ ले जाता है। विनोद लाला की शहर में बड़ी सी राशन की दुकान थी। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वो रिंकी को अपने घर में नौकरानी बनाकर रख लेता है। रिंकी उसके घर में सारा काम करती और बदले में उसे कुछ बचा खुचा खाने को मिल जाता था। रिंकी कमजोर होती जा रही थी। विनोद कभी उसे छेड़ता तो कभी उसके साथ बदतमीजी करता और कभी उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। मत परेशान करो मुझे, जब मेरे पापा आएंगे तो तुझे बहुत मारेंगे। मुझे धमकी देती है? अभी मजा चखाता हूँ, खरीद कर लाया हूँ तुझे। और विनोद उसे जोर से धक्का दे देता है। रिंकी के सिर पर चोट लग जाती है। रोती बिलखती रिंकी अपनी माँ को याद करती थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मासूम रिंकी की यह हालत देखकर घर का नौकर शंकर उसे दवाई लगाता है और कुछ खाने को दे देता है। शंकर उसे चुप कराता है। शंकर को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अपने मालिक के डर से वो कुछ नहीं बोल पाता था। इधर कुछ दिनों के बाद जब मनोज वापस लौट कर आया। अरे पूनम, रिंकी कहाँ है? रिंकी, वो तो आपके जाते ही घर छोड़कर भाग गई। क्या? नहीं,
रिंकी ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा, सभी दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के घर, सड़कों पर, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? आप ऑफिस के काम से गए थे, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी वहां पर मोनू आ जाता है और वो सब कुछ सुन लेता है। पापा, मम्मी झूठ बोल रही है। रिंकी दीदी को मम्मी ने बेच दिया है। ये सुनकर मनोज आग बबूला हो जाता है। क्या तुमने मेरी बेटी को बेच दिया? नहीं, मोनू झूठ बोल रहा है। चुप हो जा डायन। तुझसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सोचा था रिंकी को मां का प्यार मिल जाएगा। मनोज पूनम को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। चुड़ैल, जल्दी बता तूने मेरी बेटी को कहां बेचा है, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। और मनोज पूनम की डंडे से पिटाई करने लगता है। पापा, आपके दोस्त विनोद अंकल आए थे। रिंकी को वही लेकर गए हैं और उसके बदले में उन्होंने मम्मी को 50,000 रुपए भी दिए हैं। ये सुनकर मनोज भागा भागा विनोद लाला के घर जाता है। विनोद घर पर नहीं था। साहब तो घर पर नहीं है, शायद पास के मंदिर में गए हैं। आपके घर में एक छोटी सी बच्ची रहती है ना, वो कहाँ है? साहब उसे लेकर मंदिर गए हैं। मनोज भागा भागा मंदिर की ओर जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि विनोद लाला हाथों में वरमाला लिए रिंकी के साथ शादी की तैयारी कर रहा था। इधर मनोज के जाते ही विनोद लाला का नौकर पुलिस को फोन करके सारी बात बता देता है। विनोद, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बच्ची के साथ शादी करेगा? नीच, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते तुझे शर्म नहीं आई? मैंने इसे खरीदा है, अब ये मेरी है। मनोज विनोद को एक जोरदार तमाचा मारता है। तूने जिसे पैसे दिए थे उसी से अपने पैसे वापस मांग। मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और सारी बातें सुनकर विनोद लाला को गिरफ्तार कर लेती है और मनोज रिंकी को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। घर आकर मनोज पूनम को घर से निकाल देता है। निकल जा मेरे घर से, तू मेरे घर में रहने के लायक ही नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं, तुझे यहां से जाना ही होगा। और गुस्से में मनोज पुलिस को फोन करके बुला लेता है और पूनम को पुलिस के हवाले कर देता है। माँ को पुलिस के हवाले करता देख नन्हा मोनू रोने लगता है। पापा, मम्मी को माफ कर दीजिए, मैं मम्मी के बिना कैसे रहूंगा? नहीं, इसे तो कभी भी माफ नहीं करूंगा। पापा, अगर मम्मी जेल चली जाएगी तो मोनू को भी बिना माँ के रहना पड़ेगा, जैसे मैं जी रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई से उसकी माँ का प्यार छिन जाए। देखा, मेरी बच्ची कितनी समझदार है, ये तुम्हें माफ करने के लिए कह रही है। पूनम रोती हुई रिंकी को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रिंकी के कहने पर मनोज पूनम को माफ कर देता है। तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, रिंकी को अपनी बेटी की तरह प्यार करो। हाँ, मैं रिंकी को बहुत प्यार करूंगी और इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। रिंकी ने पूनम को जेल जाने से बचा लिया था। पूनम रिंकी को गले से लगा लेती है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। Please subscribe this channel.